अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम इज़ एन आइडियल पेंडुलम। कह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम हमारा परफेक्ट पेंडुलम होता है विच कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड बॉब। इसमें एक सॉलिड बॉब होता है ऑफ मास m, जिसका कोई ना कोई मास होता है, सस्पेंडेड जिसे लटकाया हुआ होता है, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, जो सस्पेंड हुआ वो होता है कहाँ, एक रिजिड एक हार्ड सपोर्ट से। ठीक है, एक सपोर्ट से इसे आपने हैंग किया हुआ होता है थ्रू अ लाइट। हैंगिंग के लिए यूज़ किसे किया गया है, लाइट। हल्की होगी। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसमें खिंचाव नहीं होगा रबड़ बैंड की तरह। ठीक है, स्ट्रिंग रस्सी समझ लें जिसकी कोई ना कोई लेंथ होगी L। ठीक है, द पेंडुलम स्टेज एट अ फिक्स्ड पॉइंट। पेंडुलम एक फिक्स पॉइंट पर रहेगा इफ़ द स्ट्रिंग इज़ इन वर्टिकल पोजीशन। अगर आप अपनी स्ट्रिंग को वर्टिकल पोजीशन में रखोगे, ठीक है, इस पोजीशन में रखोगे तो पेंडुलम एक ही फिक्स जगह पर रहेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पॉइंट को हम मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, या सेंटर पोजीशन कहते हैं, या ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सॉलिड बॉब आर। अब इस बॉब के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं। एक तो वेट है पेंडुलम का, ठीक है, एक तो इस पेंडुलम का वेट है जो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और वेट किसके बराबर होता है, मास इनटू ग्रेविटी के बराबर होता है। ठीक है, जो डाउनवर्ड मोशन, जो डाउनवर्ड जिसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ग्रेविटी, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरी लगेगी टेंशन। एक चीज़ हमने ये याद रख लेनी है कि जब जब कहीं पर स्ट्रिंग का जिक्र होगा वहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो कहलाएगी टेंशन। ठीक है, दूसरी होगी स्ट्रिंग की टेंशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल उसी तरह इस वेट की एक ऑपोजिट फोर्स होगी जो क्या होगी, जो इस स्ट्रिंग के ऊपर की तरफ लग रही होगी। ठीक है, इस स्ट्रिंग के थ्रू जो क्या कहलाएगी, टेंशन कहलाएगी, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और स्ट्रिंग की डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, टेंशन लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हेन द पेंडुलम, अब हम बात करते हैं कि हमने इस पेंडुलम को इस ओरिजिनल पोजीशन से करवाया डिस्प्लेस, हमने इसे मूव करवाया। व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O। अभी जो इसकी मेन पोजीशन है इसे हमने नाम दे दिया O का। ठीक है, इस पॉइंट को हमने O कह दिया। ठीक है, अब इस पेंडुलम को हमने डिस्प्लेस करवाया पॉइंट O से। ठीक है, जो एंगल बना जहाँ तक के इसे डिस्प्लेस करवाया, ये एंगल क्या कहलाया, ये एंगल कहलाया हमारे पास थीटा। ठीक है, और जिस न्यू पोजीशन पर हम इस पेंडुलम को लेकर गए, जिस मैक्सिमम ऊंचाई पर हम इस पेंडुलम को लेकर गए, ये कहलाई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन को हमने किससे शो किया, पॉइंट P से शो किया। मेन पोजीशन इस पॉइंट O, एक्सट्रीम पोजीशन इस पॉइंट P। हमने इसे डिस्प्लेस करवाया जो डिस्प्लेसमेंट कहलाई x, और इसने एक एंगल बनाया जो कहलाया थीटा। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, फिर वही बात जो हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जब हम इसे डिस्प्लेस करवाएंगे यहाँ पॉइंट P तक के, तो यहाँ इसमें एक फोर्स स्टोर होगी और एज ए रीस्टोरिंग फोर्स वो एक्ट करेगी। और फिर जब हम इस पेंडुलम को यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये जो फोर्स इसमें स्टोर हुई होगी एज ए रीस्टोरिंग फोर्स इसे वापस से मूव करवाएगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, देन अ रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द पेंडुलम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ड्यू टू दिस रीस्टोरिंग फोर्स द पेंडुलम स्टार्ट्स ऑक्सिलेटिंग टू एंड फ्रो। इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पेंडुलम टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, और ये सब कुछ अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा क्योंकि ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ इसे अपनी तरफ रखे हुए है। ठीक है, और ये सब कुछ एक कर्व्ड पाथ में होगा। ठीक है, इस तरह से कर्व बन रहा होगा। ठीक है, कर्व पाथ में अबाउट द मीन पोजीशन O, और ये सब कुछ मीन पोजीशन से गुजरता हुआ हो रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन P द वेट ऑफ द बॉडी मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन P पर गया तो ये डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है और इसके साथ ये एक एंगल बनाएगा जो क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। वी कैन रिजॉल्व इट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। अब इस पॉइंट के ऊपर देखें, पॉइंट P के ऊपर ये एज अ वेक्टर अगर हम ले लें तो इसका एक x एक्सिस एक y एक्सिस, दो एक्सिस है हमारे पास। ठीक है, एक हो जाएगा x एक्सिस, एक हो जाएगा y एक्सिस। जब हम इसको एज अ वेक्टर देखेंगे, ठीक है, तो इसके दो एक्सिस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे एज अ वेक्टर लेकर रिजॉल्व कर सकते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यानी कि ऐसे पार्ट्स में जिनमें आपस में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है,
चले, एज द पेंडुलम हैज़ नो मोशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग के साथ इसकी कोई मोशन नहीं है, स्ट्रिंग की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये पेंडुलम ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा है, ये पेंडुलम अराउंड मीन पोजीशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देयरफॉर द कंपोनेंट्स mg cos थीटा एंड टेंशन आर अलोंग द सेम लाइन, इसीलिए ये रीज़न है कि जो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स होंगे, एक सेकेंड डायग्राम को हम क्लियर रखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास इसके, एक होगा mg cos थीटा, एक होगा, देखें अब हमसे कह रहे हैं कि ये पेंडुलम जो है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग के साथ मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर होगा, एक ऑब्वियसली वाई एक्सिस पर होगा, बाकी बात हम बाद में करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये जो कॉस और टेंशन वगैरह वगैरह जो कह रहे हैं, ये थोड़ी सी बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब हमसे कह रहे हैं द कंपोनेंट mg cos थीटा एंड टेंशन आर अलोंग द सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ठीक है, ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो देखें यहाँ पर हमारे पास अभी ये cos थीटा sin थीटा कैसे बन रहा है ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें परेशान ना हो, पहले इनके कहे हुए जुमलों को समझने की हम 1 बाय 1 कोशिश करते हैं। पहले एक चीज़ देख लें, अभी बस ये फ़र्ज़ कर लें कि ये है हमारे पास, जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये हमारे पास mg cos थीटा, और ऑब्वियसली ऊपर अलोंग द स्ट्रिंग क्या लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगी, ठीक है। तो टेंशन हमारे पास लग गई अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि ये दोनों, भाई हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट तो है हमें नज़र आ रहे हैं, एक इस तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा एग्जैक्टली इक्वल भी होंगे, अगर ये 2 न्यूटन होगा तो ये भी 2 न्यूटन होगा, ठीक है, अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इक्वल है। फॉर एग्जांपल एक है +3 एक है -3, क्योंकि इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो किसी एक के साथ माइनस आएगा और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अभी इतनी बात हमें समझ में आ गई, बाकी mg cos थीटा आया कैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं द कंपोनेंट mg sin थीटा, अब इसका एक नेक्स्ट कंपोनेंट है जो है हमारे पास mg sin थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी रीस्टोरिंग फोर्स, जो मेन हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन में टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ये मेन जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इसमें ना mg cos थीटा का कमाल है ना टेंशन का कमाल है, क्योंकि दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। वो मेन कंपोनेंट है हमारे पास mg sin थीटा जो रीस्टोरिंग फोर्स में एक्ट कर रहा है, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फॉर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और ये है mg sin थीटा वो फोर्स है जिसकी वजह से सिंपल पेंडुलम मूव कर पा रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये mg sin थीटा कैसे आया, अगर ये mg sin थीटा है तो एक्स एक्सिस की तरफ क्यों है, ये mg cos थीटा कैसे आया, अब 1 बाय 1 हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। देखें भाई, हमें एक चीज़ पता है कि जब हम आए पॉइंट O से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ठीक है, अब मेन पोजीशन को भूल जाए, अब हमने मेन बात करनी है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की। भाई एक्सट्रीम पोजीशन ठीक है, ऐसे है, टेंशन ऐसे लग रही है, ठीक है, लेकिन इस पोजीशन पर चाहे जो हो जाए, चाहे हम इस पोजीशन पर हो, 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 किसी भी पोजीशन पर चले जाए, ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगी, ग्रेविटी तो कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ग्रेविटी तो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से वेट कहाँ होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे की तरफ होगा, क्योंकि वेट इज इक्वल्स टू mg। इसी रीज़न की वजह से इस एक्सट्रीम पोजीशन पॉइंट P के ऊपर जो हमारी ग्रेविटी लगी वो ऑब्वियसली डाउनवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगी, बिल्कुल स्ट्रेट, उसको इस टेंशन की डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, वो तो बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगी, और इसी वजह से जो इसका वेट है जो mg है वो भी कहाँ लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये इसकी पोजीशन स्ट्रिंग और बॉब की पोजीशन इस तरह से है, लेकिन ग्रेविटी इस तरह से लग रही है, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करें, अगर हम इसको एज अ ग्राफ देखें, ठीक है, अगर हम इधर एक इमेजनरी एक्सिस ड्रॉ कर लें तो देखें ये हमारे पास आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये हमारे पास प्लेन होता तो ये इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इस तरह से थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, तो इसको एज अ वेक्टर लेकर हम इसको वेट को mg को एज अ वेक्टर लेकर रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। अब ये अपने कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व होगा, एक होगा इसका ऑब्वियसली x कंपोनेंट, एक होगा इसका ऑब्वियसली y कंपोनेंट। अब आप लोग अगर अपनी बुक्स को या अपने फ़ोन को रोटेट करें तो आप लोगों को ये दिखेगा कि ये अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और अगर आप इसको रोटेट करें, ठीक है, अपने फ़ोन को,
तो ये वाली पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये वाली पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये खुद क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा वेक्टर इस तरह से होता था तो ये हमारी बेस होती थी, ये हमारा परपेंडिकुलर होता था, ये हमारा एक्स होता था, ये हमारा वाई होता था, क्योंकि हम इसको इस पोजीशन में देखते थे। ठीक है, अगर ये इस पोजीशन में होता था तो ये हमारा एक्स लेते थे हम, और ये हमारा वाई लेते थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हो जाता था। अब अगर ये बेचारा है ही कुछ इस पोजीशन में, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसकी बेस हो जाएगी, और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका एक्स हो जाएगा, ये इसका वाई हो जाएगा। ये सब कुछ जब आप फ़ोन को या बुक को अपने रोटेट करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। जिस पोजीशन में हमारा वेक्टर है उसके अकॉर्डिंग उसकी बेस या उसका परपेंडिकुलर, उसके अकॉर्डिंग उसका एक्स या उसका वाई रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस बेस के अकॉर्डिंग जब हम अपनी बुक को घुमाएंगे तो आप खुद घुमाकर इसको देख लीजिए कि ये आएगा हमारे पास इसकी बेस, और ये आएगा इसका परपेंडिकुलर, यानी कि ये होगा इसका एक्स एक्सिस और ये होगा इसका वाई एक्सिस। इस रीज़न की वजह से हमने इसको कह दिया W cos थीटा इसका x कॉम्पोनेंट, और इसको हमने कह दिया W sin थीटा इसका y कॉम्पोनेंट। W की जगह आ गया mg, तो ये बन गया mg cos थीटा, और ये बन गया हमारे पास क्या, mg sin थीटा। सबसे पहले तो ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी बात अब जो हमको क्लियर करनी है, इत्तेफाक से देखें जो mg cos थीटा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लग रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और जो मेन हमारे पास आ रही है वो आ रही है mg sin थीटा। ठीक है, वो वेट का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, वो वेट का y कंपोनेंट, यानी कि mg sin थीटा आ रहा है, जिसकी वजह से मेन रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है और सिंपल पेंडुलम में मोशन पॉसिबल हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं फोर्स, जो मेन फोर्स जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो रही है वो है mg sin थीटा। यहाँ पर हमने लिया नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। फोर्स जो स्टोर हुई वो हमने पेंडुलम को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करवाया, तब स्टोर हुई, लेकिन इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन हियर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma, तो हम इस ma को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ma इज इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा। अब क्या होगा, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वाला m अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो वैसे भी इन्होंने क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, और हमारे पास इक्वेशन बच गई a इज इक्वल्स टू माइनस g sin थीटा। इफ़ द एंगल ऑफ सिंपल पेंडुलम इज स्मॉल, कह रहे हैं कि अगर सिंपल पेंडुलम का एंगल बहुत छोटा हो, कितना छोटा हो, 10 से भी छोटा हो, तो फिर साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ही छोटे आएंगे। फिर हम साइन थीटा को जस्ट थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, साइन को हम निगलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसका यूनिट कौन सा लेंगे, रेडियन लेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल का यूनिट क्या होता है, हमारे पास थीटा रेडियंस ये सब होते हैं, और रेडियन इज ऐसा यूनिट हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दैट इज़ फॉर स्मॉल एंगल्स। छोटे एंगल्स जो 10 डिग्री से छोटे हों उसके लिए साइन थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और a इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन को हम इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस जी थीटा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। ठीक है, एस क्या होता है हमारे पास जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, और आर क्या होता है हमारे पास रेडियस। अब अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को अपने देखें, इसकी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये जो एस है, ये जो एस है रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक्स से। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारे पास एक्स के बराबर है, और अगर ये सर्कुलर मोशन ऐसे मुकम्मल हो रही है तो रेडियस इस लेंथ के बराबर हो जाएगा, सर्किल का रेडियस। ठीक है, इस लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो आर की जगह पर हम क्या ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे, और ये फॉर्मूला बन जाएगा एस अपॉन आर से क्या बन जाएगा, एस अपॉन एल। ठीक है, अच्छा एस को इन लोगों ने बाद में रिप्लेस किया, इसलिए उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाद में एस ने भी रिप्लेस हो जाना है। ठीक है, एल रेडियस की जगह कैसे आए ये मैंने बता दिया। बाकी देखें, वेयर एस इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है हमारे पास एस। ठीक है, जितनी लेंथ आ रही है आपके रास्ते की, ठीक है, जो पेंडुलम फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा बाकी हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ए इज़ इक्वल्स टू माइनस जी थीटा। ठीक है, तो क्या हुआ, ए इज़ इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ है, जी एज इट इज़ है। ठीक है, थीटा की जगह पर हमने क्या ले लिया, एस अपॉन एल। इसको पहले आप इस तरह से लिख के देखो, ए इज़ इक्वल्स टू माइनस जी एस अपॉन एल, ये पहले इस तरह से है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली चीज़ आई, ये वाली चीज़ जस्ट कैसे आई है, मैंने एल को इसके नीचे कर लिया, नो इशू, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तरतीब आगे पीछे हम कर सकते हैं। इसको कर लिया जी अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय एस, ये था जी मल्टीप्लाई बाय एस अपॉन एल, मैंने कर दिया जी अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय एस। नो इशू मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 लिखूँ या 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूँ, आंसर विल बी सेम।
ठीक है, तो मैं ये काम कर सकती हूँ, मैंने कर दिया। ठीक है, करने का कोई ना कोई रीज़न था, ऑब्वियसली रीज़न यहाँ पर भी है। रीज़न इज़ दैट कि x जो है वो हमारे पास s के इक्वल है। ठीक है, जो हमारे पास आर्क लेंथ है उसके इक्वल है हमारे पास x। ठीक है, यानी कि जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, सर्कुलर पाथ की। ठीक है, तो व्हेन द एंगल इज स्मॉल 10 डिग्री या लेस, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, साइन तो रिमूव हो गया था। ठीक है, बाकी अब हम क्या करेंगे, s की जगह क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। आगे देखते हैं। इफ लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम इज फिक्स्ड, कह रहे हैं कि अगर लेंथ एल फिक्स्ड है, भाई अब ये इतना छोटा सर्कुलर मूव करे पेंडुलम या इतना बड़ा मूव करे, जो लेंथ होगी वो तो नहीं चेंज होगी ना। ठीक है, तो लेंथ क्या है हमारे पास, अगर फिक्स है और जी भी कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो इस जी अपॉन एल को हम कांस्टेंट ले सकते हैं। ये रीज़न था कि मैंने जी अपॉन एल को एक साथ किया और एस को अलग किया, तरतीब आगे पीछे करने का ये रीज़न था कि जी अपॉन एल कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ, जी अपॉन एल की जगह मैं कांस्टेंट लिख सकती हूँ और ये फॉर्मूला बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट एक्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब जब हम कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो एक इज इक्वल, जब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक इज इक्वल्स टू लगाते हैं और एक क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। अब अगर यहाँ पर इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट दोनों चीज़ें हैं और मैं इन दोनों को रिमूव करूँगी तो क्या लगा दूँगी, प्रोपोर्शनल लगा दूँगी। तो ये आ गया a इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट की जगह आ गया प्रोपोर्शनल, माइनस माइनस एज इट इज़, और x इस तरह मेरे पास आ गया a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ SHM। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म, और इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। के सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, वो इक्वल हमने प्रूव किया है मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जो हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब हम कह रहे हैं कि अब भाई हम एक और चीज़ जानते हैं कि हमारे पास, अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में ये भी प्रूव किया है कि a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और a हमारे पास इसके भी इक्वल आया है, हमारे पास इसके भी इक्वल आया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 7.24, एक इक्वेशन ये वाली और इक्वेशन ये वाली, इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो ये वाली दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इस तरह मेरे पास आ जाएगा माइनस जी अपॉन एल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, जी अपॉन एल इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जी अपॉन एल इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे स्क्वायर रिमूव करना है, क्या करूँगी, अंडर रूट ले लूँगी बोथ साइड्स पर। ठीक है, ये वाला तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से मेरे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एल। अब मैं निकालूंगी टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जिसमें SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वो हम जानते हैं, हमने अभी लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया, टी इज इक्वल्स टू, और उससे पहले लेक्चर्स में भी इसी चैप्टर में हम देख चुके हैं, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, और हम एक और चीज़ जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल है, थीटा अपॉन टी के इक्वल है। ठीक है, और थीटा अपॉन टी किसके इक्वल है, थीटा एक सर्कुलर मोशन के लिए थीटा किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। और यहाँ पर हम टाइम पीरियड ले रहे हैं तो स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थीटा थीटा यानी कि कंप्लीट जो सर्किल है हमारे पास, क्योंकि इस रोटेशन में कंप्लीट सर्किल एक पूरा राउंड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा 360 डिग्री के इक्वल, और 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई के, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, 180 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 360। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो खैर जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए उनके लिए मैंने ब्रीफली यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, बाकी आप लोग जाकर लास्ट लेक्चर्स लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा थीटा 2 पाई के इक्वल कैसे आया। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एज इट इज है, ओमेगा की जगह मैंने क्या ले लिया, अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, ओमेगा की जगह आ गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमने क्या किया, जस्ट कुछ भी नहीं किया, ये इस तरह से हो गया टी इज इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, और ये था डिवाइड, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, और डिवाइड का साइन अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रूल क्या कहता है कि साइन के बाद वाली चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल हो गया एल अपॉन जी। इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। The above expression shows that the time period of the simple pendulum is directly proportional to the square root of length of the sine string and inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity। हमसे कह रहे हैं कि इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, जो ऑब्वियस इसके सामने सामने होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिनोमिनेटर में होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है किस चीज़ का, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, न्यूमिनेटर में इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली जी भी स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोमिनेटर में, तो इसके क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इसमें मास का कहीं जिक्र नहीं है, तो वो मास से बिल्कुल ला ताल्लुक है। मास पेंडुलम का 1 kg हो, 0.1 kg हो, 2 kg हो, 200 kg हो, इट डजेंट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, और ना ही उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ऊंचाई कितनी जा रही है, ठीक है, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है, देखिए 2 और पाई तो कांस्टेंट वैल्यू से डिपेंड करता है एल और जी के ऊपर, ठीक है। आगे हमसे इसी टॉपिक में कहते हैं पेंडुलम दैट कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, एक ऐसा पेंडुलम जो एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, एक नहीं 2 सेकेंड्स में, तो उसका टाइम पीरियड जो 2 सेकंड्स होता है, ऐसा पेंडुलम कहलाता है सिंपल पेंडुलम। यानी कि एक ऐसा पेंडुलम जो एक वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है, या एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, क्योंकि टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये है कि जितने टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट की जा रही है, ठीक है, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, वो पेंडुलम सिंपल पेंडुलम कहलाता है। तो कभी कभार ऐसे होता है कि न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में, खासतौर पर न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं बताया गया होता, आपको जस्ट इतना दे दिया होता है कि भाई सेकंड्स पेंडुलम है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि उसका टाइम पीरियड आपको गिवन है जो कि कितना है, 2 सेकंड्स है, आपको दिया हुआ नहीं होगा, आपको खुद पता होना चाहिए। द सिंपल पेंडुलम कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी भी लोकेशन के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है ये पता लगाने के लिए काम होता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। वी मेजर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हम इससे लेंथ निकाल सकते हैं पेंडुलम के, ऑब्वियसली फॉर्मूले में √L/G है, तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड देन सेट द पेंडुलम इनटू मोशन, और फिर हम पेंडुलम को मूवमेंट पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं द टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड यूजिंग अ स्टॉप वॉच, हम टाइम पीरियड को मेजर करते हैं स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन, और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी किस इक्वेशन के थ्रू निकाली जा सकती है, इक्वेशन बस कोई ड्राइव वगैरह नहीं की हुई, डायरेक्टली हमें यहाँ पर दी हुई है जो कितनी है, G=4 पाई स्क्वायर L/T²। अच्छा देखिए, मैं इस इक्वेशन को प्रूफ तो कर सकती हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि बहुत लंबी चौड़ी चली जाएगी। खैर हम लोग कर लेते हैं, बुक में बेशक ना दिया हो, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई √L/G। अब अगर मुझे इस जी को निकालना है, सबसे पहले तो मैं इसे रूट से बाहर निकालूंगी। रूट से बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी बात है। अब ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा T², ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये देखें, ये वाला स्क्वायर इस सब के ऊपर है, 2 के ऊपर है, पाई के ऊपर है, और इस रूट के भी ऊपर है, ठीक है। तो 2 पाई क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर लगने के बाद, ठीक है। और ये रूट कैंसिल होगा तो L/G क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही है। अब मुझे क्या निकालना है, जी निकालना है, जी उस तरफ चला जाएगा, T² इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, जी जब इस तरफ आया, यहाँ पर आ गया जी, T² नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, इक्वेशन मेरे पास बन गई G=4 पाई स्क्वायर L/T², ठीक है। सिंपल थी, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं करवाती तो आप लोग को इसका रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है। खैर बहरहाल ये वाला टॉपिक यहाँ पर हो गया एंड। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह एग्जाम्पल 7.4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।